युवा साथियों, हम हर हफ्ते ऐसे कुछ विशेषज्ञों को, ऐसी खास शख्सियतों को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं जिनकी बातों को सुनकर आप इंस्पायर होते हैं। जीवन में आपको कुछ करने का एक मकसद मिलता है, एक उद्देश्य मिलता है। ऐसे ही एक विशिष्ट शख्सियत डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, जिनका एक बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, ऐसे प्रोफेसर आनंद कुमार मिश्र जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनकी जो जर्नी है वो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी जो जर्नी रही। आपके गांव से आते हैं और एक मुकाम पूरे दुनिया में आपने हासिल किया। इस जर्नी को हमारे श्रोताओं के साथ, खासकर जो युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि साझा करें। कितनी ये चैलेंजिंग थी और कितना सेटिस्फाइंग है? चैलेंजिंग तो बहुत रही, क्योंकि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं रहा और हम लोग उस इरा के हैं कि जब पिताजी ने जो सब्जेक्ट में नाम लिखा दिया, जिस स्कूल में नाम लिखा दिया, तो उस पे पढ़ने लगे। मेरी शिक्षा 5वीं क्लास से शुरू हुई और फिर मैं 3 साल लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद एक भारत सरकार की एक आवासीय स्कॉलरशिप हुआ करती थी, अब जो बंद हो गई, उसकी जगह कुछ और दूसरे प्रोग्राम्स होंगे और नवोदय विद्यालय चलाने लगे भारत सरकार। तो मुझे आवासीय स्कॉलरशिप मिली। उसमें स्टेट का, सिटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता था और ये मैंने 82 से 87 तक मुझे प्रति माह 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। मुझे नहीं मिलती थी, लेकिन वो सीधे स्कूल को पहुंचती थी। और मैंने बिरला विद्या मंदिर से 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। उस समय मैं ये बता दूं कि मेरे पिताजी को सेंट्रल गवर्नमेंट में CAG में वो नौकरी करते थे और उनको 600 रुपये में तनख्वाह मिलती थी। कभी पिताजी एक बार नैनीताल घूमने गए थे और उन्होंने पब्लिक स्कूल कभी देखा नहीं, तो जब उनको कोई घुमाने ले गया पहाड़ के ऊपर, तो उनको देख के बड़ा अच्छा सा लगा कि ऐसा विद्यालय भी होता है कि जहाँ पे बच्चे मतलब रहते हैं, हॉस्टल में खाना मिलता है, खेलते हैं और परिवार की कोई बंदिशें, कोई चीज़ जुड़ी, सारी सुविधाएं मिल रही। तो उनको लगे कि किसी बच्चे को पढ़ाएं। उन्होंने फीस पता लगाई तो बहुत ज़्यादा थी। पता लगा हुआ कि एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। तो मुझे बहुत बचपन से कि तुम्हें ऐसा एक इम्तिहान दिलाऊंगा और तुम नैनीताल में पढ़ना। जब पास हुआ तो खुशी भी हुई और एक जोश भी था कि नैनीताल पढ़ेंगे। पापा कहते थे हमेशा ऐसा विद्यालय वहाँ खेलने को मिले। हम लोग जब मोहल्ले में रहते थे, वहाँ खेलने की कोई सुविधा नहीं, तो शाम को 1 घंटे बॉल से खेल लिया, किसी चीज़ से खेल लिया। तो वहाँ के माहौल में गए तो पहली बार तो सब सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, आपको एथलेटिक्स भी देख रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल अलग अलग समय पे। मैं वहाँ पे बास्केटबॉल खेलता था और 87 में मैं वहाँ से सेंट्रल बोर्ड से पास होकर निकला। और 10वीं क्लास में भी मैं बताऊँ कि मैं वहाँ पे मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता था। जब 10वां पास हुए तो पिताजी से पूछा कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई तुम्हारे इंजीनियर हैं, बीच वाले वो साइंस पढ़ते नहीं है, तो तुम ऐसा करो, तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है और तुम्हें मेडिकल लाइन चुननी चाहिए। इतनी बात पे बात खत्म हो गई। हिम्मत भी नहीं थी कि उनसे कोई, हमने कहा मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है, तो बोले नहीं तुम डॉक्टरी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो। मैं जब वापस अपने विद्यालय गया और हमारे जो उस समय के प्रिंसिपल थे श्री S.K. गुप्ता जी, वो मैथ्स की बहुत सी CBSE की और किताबें लिखते थे और एक JS राणा जी थे उस समय में, और उनकी किताबें मैकमिलन और उससे चलती थी, सारे विद्यालयों में चलती थी। तो वो हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स मिलना 11th क्लास में बहुत मुश्किल था कि जो बच्चे 10th में अच्छा इंटरनल में परफॉर्म करते थे, तो वो उन्हीं को, बोर्ड से मतलब नहीं था, तो वो उन्हीं को मैथमेटिक्स ऑफर करते थे। अब जब मैं पहुंचा तो मुझे मैथमेटिक्स ऑफर हुई थी बाई मेरिट। फाइल खोली, बोले मेरी तरफ देखा कि क्यों तुम मैथ्स क्यों ले रहे हो, बायोलॉजी क्यों चाहते हो? मैंने कहा पापा ने कहा है। अच्छा ठीक है जाओ। तो इस तरह से बायोलॉजी ली। बायोलॉजी के बाद आके पता लगा कि एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। 1 साल हमने कोचिंग यहाँ लखनऊ में पढ़ी और फिर सभी एग्ज़ाम में पास हुए। हॉस्टल में रहने के कारण एक शौक़ था कि किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ें कि जहाँ पे खूब खेलने को हो, घूमने को हो, थोड़ा फैंसी जगह हो, पहाड़ों की जगह हो। तो हमने अपने हिसाब से कुछ विद्यालय चुने और पापा को लिस्ट दी कि ये विद्यालय में मैं काउंसलिंग के नाम डाल रहा हूँ, और जिसमें से FMC में सबसे पहले रिजल्ट सेलेक्ट हो गया था। अच्छा। पापा ने कहा कि देखो तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया है कि मैं या मेरे मित्र कोई कभी हम लोग लाइन लगा के दिखाते हैं सरकारी अस्पताल में, तो तुम्हें लखनऊ में या इसके आसपास डॉक्टर बनना है जिससे हम या मेरे मित्र लाइन न लगाएं। अगर तुम किसी दूर के उसमें डॉक्टर बनोगे तो हम तो यहाँ ऐसे ही, मेरे मित्र लोग ऐसी लाइन लगाएंगे, परेशान होंगे। तो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ।
लेकिन मुझसे पूछते हो तो तुम्हें लखनऊ या आसपास या ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ लोगों को सुविधा मिले, मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोगों को। उसके बाद रिजल्ट आए, फिर लखनऊ में भी हम ऑल इंडिया मेरिट से और CPMT उस ज़माने में होता था, उससे दोनों से सिलेक्शन हुआ। पढ़ने के बाद अब जब आप MBBS करते हैं उसी समय किसी न किसी विधा में आपका इंटरेस्ट जागृत होता है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है या सर्जिकल लाइन में। हम और हमारे कुछ मित्र हम लोग सोचते थे कि हम सर्जन बने, और फिर सर्जरी की लाइन में एंट्रेंस दिया और MS सर्जरी मैंने कानपुर से की, मेडिकल कॉलेज से। और जिस समय सर्जरी कंप्लीट की, फिर सर्जरी के बाद ये लगा कि अब वो वहाँ पर की स्थिति थी कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएंगे कि सरकारी नौकरी में जाएं कि आपको और इस पे सुपर स्पेशलिटी करें, किसी एक स्पेशलिस्ट बने। ये सभी मित्रों में जब हम लोग MS पास करें तो उस समय चलता था, और कितना पैसा हम लोग अर्न करें कि शांति से जीवन चले, ये सब जब आप MS के आखिरी साल में होते हैं बहुत चीज़ें रहती हैं। मुझे तो ये पता था कि चूंकि घर से मुझे इतनी बैकअप नहीं है तो हम अस्पताल तो नहीं खोल पाएंगे, क्लिनिक तो नहीं खोल पाएंगे, तो मुझे कुछ आगे करना है। आगे यही समझ में आया कि कुछ स्पेशलिटी करी जाए और स्पेशलिस्ट बने, तो उससे थोड़ा दायरा और नैरो हो जाएगा, तो और पढ़ेंगे। करना तो मैं दूसरी विधाएं चाहता था, लेकिन संजय गांधी में एंडोक्रीन सर्जरी में पहुंच गया। चूँकि एंडोक्रीन सर्जरी में उस समय कम लोग, बिल्कुल नई ब्रांच थी। अच्छा। और इसमें उतना कंपटीशन नहीं था, तो तैयारी के लिए आपको एक हॉस्टल चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने इस स्पेशलिटी में एडमिशन लिया। फिर जाके जब आप एक स्पेशलिटी में पहुंचते हो तो उसमें इंटरेस्ट जागृत होने लगता है। तो जैसे दूसरी स्पेशलिटीज़ हैं, तो एंडोक्रीन और ब्रेस्ट सर्जरी में फिर मैंने स्पेशलाइज किया। कभी प्लान नहीं था कि इसी सेक्शन में जाना है या एंडोक्रीन में ही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्लान नहीं था। प्लान तो हम दूसरी जो उस समय की टॉप ब्रांचेस होती थी, गैस्ट्रो, यूरो, तो हम यूरो के बारे में सोचते थे कि हम लोग जब बात करते थे यूरो करेंगे, तो ये प्लान नहीं था। ये प्लानिंग कब होती, देखिए प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने आज के समय में ये रियलाइज़ करता हूँ कि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको सही समय पे कोई गाइड करने वाला हो कि अब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे मेंटर अगर मैं कहूँ तो मैं स्पेशलाइज 3 साल जब PGI में गुजार चुका तो उसके बाद मुझे मेंटरशिप मिली। गुरु तो बहुत मिलते हैं, आप गुरु तो किसी से कोई चीज़, छोटी चीज़ सीखते हो। मेंटरशिप में है कि आपकी जर्नी, आपके कैलिबर, आपको वो पहचानता है, आपकी IQ पहचानता है, आपके सब चीज़ों को जानता है, और वो समय समय पर आपको बताए कि ये करना चाहिए। तो प्रोफेशनल लाइफ में एक गुरु, वैसा गुरु भी बहुत, गुरु एक तरह, हाँ, कि जो आपकी उस चाल को भी देखे कि आपको किस तरफ चलना चाहिए। तो जब PGI में थे तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फैकल्टी के पोजीशन के लिए जाना चाहिए, जबकि मेरे सारे जो मित्र थे वो कहते थे कि प्रैक्टिस आसान चीज़, और हमारे घर से भी कहीं खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। तो फैकल्टी के लिए पब्लिकेशंस चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, नॉलेज। अब जब आप बोलोगे कहीं पढ़ना है, आपको पेपर्स लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। और फिर ये लोग कहते थे कि तुम्हें अगर फैकल्टी लाइन में पढ़ते ही रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस, तो ये चीज़ें थी। लेकिन फिर इंटरेस्ट अपना हमारा एकेडमिक की तरफ ही जब वहाँ थे PGI में, तभी से शुरू हो गया कि मुझे एकेडमिशियन बनना है। एकेडमिशियन बनने की तो थोड़ी यात्रा लंबी होती है कि आप स्पेशलाइज्ड हो, फिर आपकी पोजीशंस निकले और फिर आप सेलेक्ट हो गए। खैर, मैं PGI में पहले सीनियरेंसी की पोजीशन पे था, PDCC किया, फिर मैंने MCH इस अपनी एंडोक्रीन एंड ब्रेस्ट सर्जरी में किया, और मैं कंट्री का फर्स्ट MCH हूँ इस स्पेशलिटी का। और फिर 2009 से मैं यहाँ अपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। पहले मैं सर्जरी विभाग में था, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को MS जो कर रहे थे उनको इस विधा के बारे में सिखाता था, ऑपरेशंस। 2015 में मुझे मेरे वाइस चांसलर ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम ये नया विभाग बनाओ, और 2016 से हमारा नया विभाग चल रहा है एंडोक्रीन सर्जरी के नाम से, जिसमें हम थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल और ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में सारे ऑपरेशंस करते हैं। और इसमें MCH प्रोग्राम चल रहा है। हर साल हम 2 स्टूडेंट कंपटीशन के थ्रू, नीट कंपटीशन के थ्रू ऑल इंडिया आते हैं हमारे पास, और भी बहुत से लोग विजिटर्स आते हैं, ऑब्जर्वरशिप के लिए आते हैं। जो मैंने सर्जरी ली, मैंने MCH करने के बाद भी बहुत सी चीज़ें अलग अलग इंस्टीट्यूट की, मैं CMC वेल्लोर में भी कुछ समय मैंने गुजारा है। इस यात्रा के दौरान जापान में 5 बार ट्रैवल ग्रांट के थ्रू गया हूँ। US में ESCO एक संस्था है, उसने हमें 2011 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन अवार्ड दिया था कैंसर के लिए। 2015 में अमेरिकन कॉलेज सर्जन्स पूरे वर्ल्ड से 5-7 लोगों को चुनती है
यंग लोगों को 45 साल के आसपास के, कि जिनको के काम के बेसिस पे, और वो अपॉर्चुनिटी देती है कि उनकी कॉन्फ्रेंस में, एनुअल कॉन्फ्रेंस में आप बोले अपने काम के बारे में, और यूएस की कोई भी 4-5 यूनिवर्सिटी आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं उस अवार्ड के तहत मैंने 4 यूनिवर्सिटी विजिट की है। स्लोन कैटरिंग गया हूँ, बेलर कॉलेज गया हूँ ह्यूस्टन में, एन आर्बर की यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, और मेयो क्लिनिक में उसके तहत हमारे यहाँ घेंगा जो थायराइड बहुत ज्यादा होता है, वो घेंगे के बहुत बड़े घेंगे होते हैं, बड़ी सर्जरी कैसेट या छोटे साइज के घेंगे होते हैं जो ऑपरेशन थायराइड होता है ना, थायराइड ही बढ़ जाए उसकी घेंगा क्या। मुझसे वहाँ पे और एन आर्बर दोनों यूनिवर्सिटी में इसके लिए लेक्चर लिए, बोला गया, दिया गया कि आप इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, हम लोग को लेक्चर दीजिए। तो इस तरह से रही चीजें, और ये लर्निंग है। देखिए लर्निंग तो मैं ये कहता हूँ कि हम पूरे जीवन लर्निंग और अनलर्निंग, ये एक प्रोसेस है। बहुत सी सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि इसको अनलर्न करना है, तो हम अनलर्न भी करते हैं। जीवन भर चलता रहता है लर्निंग और अनलर्निंग, जब आप इस लाइन में रहते हैं तो। सर आप एंडोक्राइन से हैं, ग्लैंड्स हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है और इनकी हेल्थ हमारे ओवरऑल हेल्थ को किस तरह प्रभावित कर सकती है? ये जो ग्लैंड्स हैं ये कुछ केमिकल्स निकालती है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है और हमारी आंतरिक क्रियाओं को, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक सामान्य भाषा में मैं अगर समझाऊं, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाने के बाद हमारा खाने का कैसे पच रहा है खाना, और वो एक्सक्रीट मटेरियल में कैसे बन रहा है, हार्ट धड़क रहा है, ग्रोथ हो रही है, ब्लड, सारी चीजें जो आंतरिक क्रिया उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वॉलंटरी चीजों पे हमारा कंट्रोल है। तो ये अंदर का जो सिस्टम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हार्मोन्स, और ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए पैराथायराइड हार्मोन है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए थायराइड हार्मोन है। अगर आप फाइट और फ्लाइट के लिए आपको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन चाहिए, ये एड्रीनल से निकलता है। तो इन्हीं हार्मोन्स की जब बीमारियां हो जाती हैं और उनके ट्यूमर्स हो जाएं, उसमें हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। एंडोक्राइन इसके ट्यूमर्स भी होते हैं, जिन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं वहाँ पे कैंसर भी होते हैं, उनकी बीमारियां भी होती हैं, उनके ट्यूमर्स हो जाते हैं, उनको हम लोग ऑपरेट करते हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं। ये इस चीज़ की विधा है एंडोक्राइन सर्जरी। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में देखा जा रहा है डायबिटीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है, और इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। कितना खतरनाक आप मानते हैं और ये क्यों हो रहा है? 2 तरह की डायबिटीज है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ये जन्मजात होती है, बचपन से होती है। दूसरी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये बढ़ती उम्र के साथ होती है। कुछ लोगों में जन्मजात मतलब आनुवांशिक हो सकती है, अदरवाइज ये स्ट्रेस के कारण होती है, और मोटापा। 2 चीजें तो आप कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल और बढ़ती उम्र के साथ मोटापा, ये नहीं होना चाहिए। उसमें भी हिप और वेस्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिप और वेस्ट रेशियो, हिप का रेशियो ज्यादा हो, वेस्ट कम होना चाहिए। हमारी बेली ज्यादा बाहर आ रही है, रेशियो कम होना चाहिए। एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाने हैं उनको, अगर हम सेडेंट्री हैबिट्स में हैं, हम चलते फिरते नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि 150 मिनट प्रति सप्ताह आपको अपने शरीर के लिए जरूर दें, जिसमें से 30 मिनट प्रतिदिन। और ये 30 मिनट प्रतिदिन ये नहीं कि आप शांति से चल रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें पसीना आता है। तो 30 मिनट कम से कम, तो 30 मिनट का मतलब कि 45 मिनट, 50 मिनट आप उसके आगे पीछे भी 10 मिनट जोड़ लीजिए, तो 150 मिनट आदमी को पर हफ्ते जरूर देना चाहिए। सैटरडे संडे हम ऑफ कर दे रहे हैं, तो 5 दिन आप जरूर एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, और जो हमारी ये कुछ चीज़ें हैं, स्मोकिंग, टोबैको अवॉइडेंस, अल्कोहल अवॉइडेंस, ये सारी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। बैलेंस खाना खाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर, आप तो स्पेशलाइजेशन है आपका, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है महिलाओं में, युवतियों में, और खासकर थायराइड की समस्या, ये क्यों जो है इतनी बढ़ रही है? दोनों चीज़ों में देखिए, ब्रेस्ट कैंसर हमारे इस समय अपने देश में महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर का कोई कॉज, एक सिंगल कॉज अगर हम कहें कारण, तो वो अननोन है। हम ये जानते हैं कि कौन सी महिलाएं इस कैंसर पे होने पे ज़्यादा रिस्क पर हैं, कि उनके जीवन काल में ज़्यादा खतरा है कि उनको कैंसर हो सकता है। तो कुछ महिलाएं जिनके घर में उनके 1st डिग्री रिलेटिव्स को कैंसर हुआ है, तो उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में। और बचाव में यही एक चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर को शुरू के स्टेज में पकड़ लें या पहले हम पता लगाएं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का चूंकि इलाज बहुत लंबा है,
हम सर्जरी भी करते हैं, कीमोथेरेपी भी देते हैं, रेडियोथेरेपी भी देते हैं। उस तरह से पूरे ड्यूरेशन को जोड़ लिया जाए तो 6 से 9 महीने का समय पूरा लगता है जब हम क्योर के लिए इलाज कर रहे होते हैं। तो 6 से 9 महीने अगर कोई आदमी अस्पताल आएगा जाएगा, खर्चा और परिवार सब चीजें बहुत डिस्टर्ब होती। अच्छा, जितनी कम स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर पता लगेगा उतना इलाज उसका आसान है, कम खर्चीला है, कम कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हमारी सारी कोशिश रहती है कि हम कॉज अननोन है तो हम रोक नहीं सकते, तो हमें स्टेज पहले पता लग जाए। इसी के लिए हम सभी महिलाओं को कहते हैं कि उनको अपने स्तन हेल्थ के बारे में जानना चाहिए और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वयं स्तन परीक्षण सभी महिलाओं को जानना चाहिए। माह में एक बार वो स्वयं स्तन परीक्षण जरूर प्रैक्टिस करें। उनको अगर एक माहवारी से दूसरी माहवारी के बीच में स्तन में कोई बदलाव या कोई नई चीज पता लगती है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार चेक करावें। और ये चीजें बढ़ती उम्र के साथ ये कैंसर ज्यादा होता है, तो 40 के बाद की महिलाओं को जरूर इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। जो महिलाएं स्क्रीनिंग करा सकती हैं तो एक मैमोग्राम होता है, एक्सरे ब्रेस्ट का खींचते हैं, तो 40 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 2 साल पे मैमोग्राम जरूर कराएं। लेकिन स्वयं स्तन परीक्षण ऐसी चीज है कि आप स्तन में अगर कोई गांठ, कोई निप्पल से पानी धसना, कोई आकार में बदलाव पता लग रहा है तो आप डॉक्टर से पहले पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे विभाग में मैं देखता हूं और जिस पे बात करता हूं कि डाटा है कि 58% महिलाएं एडवांस लेवल पे हमारे यहाँ पहली बार दिखाने आती हैं। सवाल उठता है कि 58% महिलाएं ये क्यों इतना लेट आ रही हैं, और इसी के कारण हम लोग बहुत से जागरूकता के कार्यक्रम भी करते हैं। और उसी की प्रयास में मैं ये भी आज भी बोल रहा हूँ कि सभी महिलाओं को स्वयं स्तन परीक्षण जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी रही थायराइड की बीमारी, जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। थायराइड भी कोई ऐसा कॉज नोन नहीं, एक मोटी चीज कही जाती थी कि आयोडीन की कमी से होता है। हमारे देश में तो आयोडीनेशन का बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा है। आयोडीन एक कॉज है, इसके अलावा बहुत से दूसरे छोटे माइनर कॉजेज हैं। तो थायराइड की बीमारी आयोडीन की ज़्यादा होने से भी होती है, आयोडीन की कमी से भी होती है। तो आयोडीन की कमी तो नमक में और बहुत से फूड में आजकल आयोडीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं और सी फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनमें आयोडीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, उस कारण से उनमें भी थायराइड की दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं। थायराइड में मुख्यतया 2 तरह की बीमारियां होती है। एक तो हार्मोन बनाता है, सभी को हार्मोन की परेशानी हो सकती है और ये बीमारियां महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा देखी गई हैं। और दूसरी चीज हो सकती है कि जो थायराइड का साइज बढ़ जाए, उसको हम घेंगा कहते हैं। तो अगर साइज बड़ा है तो किस कारण से बड़ा है, तो वो सामान्य गांठ भी हो सकती है, सामान्य घेंगा भी हो सकता है, कैंसरस घेंगा भी हो सकता है। तो इसलिए किसी को घेंगा है तो उसको जांच कराने की जरूरत है, और हार्मोन की जरूरत है तो ब्लड से टेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, मतलब दोनों कि घेंगा भी हो और हार्मोन भी डिसबैलेंस हो, ये भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों चीजें बहुत सिंपल टेस्ट के द्वारा पता लग जाती हैं। घेंगा उस गले में दिखता ही है। बहुत लोग पहले के ज़माने में बड़े घेंगे होते थे तो एक उसको लोग अवॉइड करते थे कि ये तो हमारे खानदान में मेरे दादा को भी था, पिता को था, तो नहीं जांच कराते। लेकिन सलाह ये रहती है कि उसको एक बार तो कम से कम जरूर चेक कराएं, क्योंकि एग्जिस्टिंग घेंगे में भी कैंसर होता है। अगर वो सामान्य घेंगा है, मतलब नॉन कैंसरस है, आयोडीन की कमी या किन्हीं और कारणों से हुआ है और उसमें अगर कैंसर डेवलप होता है तो बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है। और थायराइड की जो बीमारियां हैं उसमें ऑपरेशन ही एक, अगर साइज बढ़ रहा है जैसे ग्वाइटर है तो उसका इलाज केवल ऑपरेशन है। दूसरी एक चीज, जो भी लोग थायराइड से पीड़ित हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि थायराइड में 2 तरह की बीमारियां मुख्यतः होती हैं। एक तो हार्मोन कम होने की, आपके शरीर में हार्मोन, थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है तो उसको हम हाइपो कहते हैं। लोग उसकी सुबह गोली खाते हैं, मॉर्निंग में दी जाती है। दूसरा, हार्मोन बढ़ गया तो उसको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हम लोग एंटी हार्मोन दवा देते हैं। जो लोग हार्मोन की गोली खाते हैं और उन्हें खाना शुरू किया, कुछ समय बाद उनका हार्मोन नॉर्मल हो गया तो फिर वो छोड़ देते हैं। उनको टेस्ट कराया और हार्मोन नॉर्मल हो गया। तो ये नहीं करना है, इसलिए कि उसको ऐसे समझें कि आपके शरीर में उतना % हार्मोन नहीं बन रहा है, तो ये दवा नहीं है, ये हम सप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब उतनी दवा बाहर से, उतना हार्मोन बाहर से दे रहे हैं। तो जिस दिन आपने बंद किया उस दिन फिर कमी हो जाएगी। तो बहुत बार ये होता है कि वो अपनी दवा अपने आप स्वयं 3 महीने खा ली, 6 महीने, और अचानक बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। अपनी दवा समय से खाएं, जब अपने डॉक्टर से सलाह लें और वो कहे कि बंद करनी है, डोज आगे पीछे करनी, तभी करें। आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रिसर्च आते हैं कि स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। किस तरह आध्यात्म आपको
इन सारी चीज़ों से उबरने में, निकलने में मदद करता है? मुझे तो ज़रूर मदद करता है समय गुजारने के लिए और अपना मन केंद्रित करने के लिए। किसी विषय को, इस विषय को पढ़ते हैं और उसको करते हैं तो मन को शांति मिलती है। ऐसा है देखिए कि बहुत जीवन छोटा सा है और हम उस जीवन की उस रेस में चले जा रहे हैं, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस लिए आए हैं और किस लिए काम कर रहे हैं। एक रेस में हम भागते रहें तो स्ट्रेस तो बना ही रहेगा। आज ये पा लिया, कल के लिए दूसरी चीज़ के लिए दौड़ रहे, तीसरी चीज़ के लिए। फेर में ही हाँ, तो अपने उद्देश्य डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल हर युवा को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो 1 साल में, 2 साल में क्या करना चाहता है, 5 साल में क्या चाहता है। और अब हर युवा को ये सोचना चाहिए कि आज के 10-15 साल बाद वो अपने को कैसे देखना चाहता है, किस पोजीशन पे, और चाहे लाइफ के हर फैमिली फ्रंट पे, चाहे पैसे के फ्रंट पे, चाहे पोजीशन के फ्रंट पे, चाहे नॉलेज के फ्रंट पे या नौकरी के फ्रंट पे, आप कैसा देखना चाहते हो, उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। आप केवल एक चीज के पीछे नहीं भाग सकते हैं। मैंने जैसे एजुकेशन के बारे में कहा कि लर्निंग और अनलर्निंग ये साथ साथ चलती है और रीलर्निंग भी चलती है, ये सब चीजें साथ साथ चलती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज हो सकता है कि जिस आज के 5 साल पहले मैं बहुत रेलेवेंट सोचता था, अब 5 साल बाद उसको इररिलेवेंट सोचता हूँ। तो इस तरह से अपने उद्देश्य और अपनी चीज़ों को रीडिफाइन करते रहना चाहिए। आप क्यों करना चाहते हो, कि आपको क्या चीज़ आपके जीवन में खुशी देगी। आज मैं 55 ईयर्स के चल रहा है, अगर मैं सोचूं कि मैं 65 साल में अपने को कैसे देखता हूं या 70 साल में अपनी जर्नी को कैसे देखूंगा और मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी दे रही होगी, तो उस चीज़ के बारे में सोचूं और उसके बारे में कोशिश करना शुरू करूं। साथ ही साथ 2 साल बाद मैं क्या करना चाहूँगा या अगले 5 साल अपने विभाग के बारे में या अपने बारे में क्या करना चाहूँगा, तो इन चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान हर सबको करना चाहिए। और शायद उस प्लान के अनुसार करें तो आपके बारे में समय मिलेगा और आप बेहतर रह सकोगे, स्ट्रेस फ्री रह सकोगे, क्योंकि आप उसी के प्लान से काम करोगे। आपका संदेश, आपकी लाइफ है कि एक छोटी सी जगह से कैसे व्यक्ति अगर संकल्पित हो, संकल्पवान हो, तो वो कहाँ तक जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो है और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे युवाओं के लिए, श्रोताओं के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।